चैनल से जुड़े होनहार छात्रों, चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, प्रतिदिन की भांति आज पुनः मैं हिंदी विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का शीर्षक है कक्षा 12वीं का सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक, जिसको लेकर के आज हम यहाँ उपस्थित हैं। पहले हम जान लेते हैं इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में। इनके जीवन के विषय में कुछ स्मरणीय बिंदु हैं, उन पर हम प्रकाश डाल लेते हैं। फिर आते हैं हम छंद पर। बच्चों, यहाँ पर बॉक्स में लिख दिया गया है सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुई थी। जन्म स्थान कौसानी अल्मोड़ा, जो वर्तमान उत्तराखंड में स्थित है। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी और इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। बच्चों, इनकी भाषा कोमलकांत संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है और शैली मुक्तक तथा गीत शैली, छायावादी शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। रचनाएं काव्य तथा नाटक मुख्य रूप से हैं और इनकी काव्यगत विशेषताओं में क्या है, ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं और छायावादी, प्रगतिवादी एवं रहस्यवादी कविताएं ही इनकी मुख्य विशेषता है। अब आते हैं छंद पर, जो छंद आज हम लोगों को पढ़ना है। छंद का शीर्षक है नौका विहार। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचर सा नीलांबर, साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशकी रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। छंद इस प्रकार रहा। बच्चों, संदर्भ के क्रम में हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां छायावादी काव्य के सुकुमार कवि, जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, पंत जी द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक से उद्धृत है, जिसका अध्ययन यहाँ हम लोग करेंगे। प्रसंग उस समय का है, कवि अपनी मित्र मंडली के साथ रात्रि के समय ग्रीष्मकालीन ऋतु में, जिस समय नदियाँ प्रायः क्षीणकाय हो जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु के कारण विरल हो जाती हैं, दुबली हो जाती हैं, सूख जाती हैं। रात्रि का समय है, चांदनी रात है और मित्र मंडली के साथ कवि नौका विहार के लिए निकलता है। स्थान है काला कांकर के पास, वह प्रतापगढ़ जिले में जो स्थित स्थान है, वहीं का वर्णन है। कवि कह रहा है उस समय का वातावरण, उस समय की मोहकता, उस समय की चांदनी, उस समय का दृश्य, उस समय गंगा नदी किस तरह से दिखाई दे रही है, उसका एक नायिका के रूप में चित्रण किया जा रहा है, प्रकृति का मानवीकरण किया जा रहा है। यहाँ पर गंगा नदी को कवि एक नायिका के रूप में देख रहा है और उसका वर्णन कर रहा है, कह रहा है उसका सौंदर्य। और वह गंगा नदी जो ग्रीष्म ऋतु के कारण विरल हुई है, क्षीण हुई है, वह कैसी लग रही है, उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है। कहता है शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। वातावरण कैसा है? रात्रि का समय है, चारों तरफ नीरवता है, नीरवता के कारण चारों तरफ शांत, स्निग्ध है। कैसी चांदनी फैली हुई है? स्निग्ध है, स्नेहिल, चिकनी या मधुर। ज्योत्सना चांदनी कैसे रंग की? उज्जवल। वातावरण पूरा शांत है, चारों तरफ स्नेहिल तथा धवल चांदनी बिखरी हुई है। दूसरी क्रिया क्या हो रही है?
आकाश किस तरह की दृष्टियों के साथ पृथ्वी की तरफ देख रहा है, कभी उसका वर्णन कर रहा है। अपलक अनंत नीरव भूतल। बच्चों, अनंत आकाश, नीरव शांत भूतल पृथ्वी पर, अपलक निर्निमेष, पलक झपकाने या पलक गिराने की क्रिया से रहित। आकाश अपलक दृष्टि से शांत होकर के पृथ्वी तल की ओर देख रहा है। आकाश निर्निमेष नयनों से शांत होकर के पृथ्वी की ओर देख रहा है। क्या देख रहा है? उस गंगा नदी को देख रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल। उस समय गंगा नदी ऐसे मनोरम दृश्य में, ऐसी नीरवता में, ऐसी चांदनी में कैसी लग रही है? सैकत सैया पर, रूपक हो रहा है बच्चों। वह गंगा नदी कहाँ लेटी हुई है? उसके जो रेतीले किनारे हैं वही उस गंगा नदी के विस्तर हैं, और गंगा नदी का चित्रण यहाँ एक नायिका के रूप में किया जा रहा है, उसका मानवीकरण किया जा रहा है। तो गंगा नदी कहाँ लेटी है? सैकत सैया पर दुग्ध धवल। उपमा हो रहा है बच्चों। कैसी गंगा नदी है? दूध जैसी, धवल माने सफेद, तन्वंगी, दुबली पतली। ग्रीष्म, गर्मी के कारण, विरल माने दुबली हुई, छीण हुई। गर्मी के कारण छीण हुई, दुबले तथा छरहरे बदन वाली दूध जैसी गंगा नदी बालू रूपी बिस्तरे पर लेटी हुई है। और वह लेटी हुई कैसी लग रही है? लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। निश्चल शांत, श्रांत थकान, क्लांत दुख। वह अपनी श्रांत अर्थात अपनी थकान को, अपने दुखों को मिटाने के लिए वह शांत भाव से लेटी हुई है। कहाँ लेटी हुई है? बालू रूपी बिस्तरे पर गंगा नदी श्रांत अपनी थकान और दुख को मिटाने के लिए वह लेटी हुई। और वह कैसी लग रही है उसका वर्णन अगली पंक्तियों में है। तापस बाला गंगा निर्मल। गंगा कैसी पवित्र है? तापस बाला, तपस्विनी बाला की भांति, तपस्विनी युवती की भांति वह गंगा नदी कैसी है? निर्मल है, स्वच्छ है। शशिमुख से, शशिमुख उसका मुख क्या है? चंद्रमा ही उसका मुख है। उसका मुख चंद्रमा के समान है। चंद्रमा का जो बिंब उसमें पड़ रहा है वही उसके मुख के समान। दीपित माने प्रकाशित हो रही है। मृदु करतल, उस गंगा नदी की दोनों, मृदु माने कोमल, करतल माने हथेलियां। क्या हैं? दोनों रेतीले किनारे उसकी दोनों हथेलियां। तो कवि कह रहा है गंगा नदी तपस्विनी बाला की भांति निर्मल है, और उसके चंद्रमा के समान मुख से उसकी दोनों कोमल हथेलियां, करतल हथेलियां क्या हो रही हैं? प्रकाशित हो रही हैं, जगमगा रही हैं। और गंगा नदी में उठने वाली जो लहरें हैं वह क्या है? उसके कोमल केश पास हैं। वह कवि को ऐसा लग रहा है गंगा नदी में जो लहरें उठ रही हैं, ऐसा लगता है तपस्विनी बाला के हृदय पर उसके कोमल काले रंग के बाल लहरा रहे हो। लहरें उर पर कोमल कुंतल, कुंतल केश पास लहरें, जो गंगा नदी में लहरें उठ रही हैं कोमल, स्नेहिल चिकनी मधुर्या मुलायम। और उसकी लहरें उसके वक्षस्थल पर उसके कोमल बालों की भांति सुशोभित हो रही हैं, अच्छी लग रही हैं। और गंगा नदी पहले ही आप लोगों ने पढ़ा, दुग्ध धवल, दूध जैसी धवल है, स्वच्छ है, सफेद, उसका जल स्वच्छ और पवित्र तथा सफेद है। इसलिए जब उसका नायिका के रूप में चित्रण किया जा रहा है तो धवलता के कारण उसके अंग कैसे हैं? गोरे। तो गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। उसके गोरे गोरे अंगों पर, क्योंकि गंगा नदी दूध जैसी धवल है, सिहर सिहर कंपित होने वाली जो लहरें हैं, सिहरना माने कांपना, लहराता तार तरल, तारों से पिरोया हुआ, तारों से खचित जो आकाश है उसका जो बिंब पड़ रहा है उसके चंद्रमा गंगा नदी के गोरे अंगों पर, वह कैसा लगता है? जैसे तारों से पिरोए हुए वह चंचल आकाश को कभी कैसा देख रहा है? वह कह रहा है चंचल अंचल सा नीलांबर। तारों से पिरोया हुआ
सुंदर आकाश उसके गोरे अंगों पर लहराता हुआ, वह नीलांबर नीला आकाश उसके उड़ते हुए आंचल की भांति प्रतीत हो रहा है। और बच्चों, अगले पंक्तियों में कवि ने कहना चाह रहा है, क्योंकि इस समय गंगा नदी का वर्णन कवि ने कैसा किया है, वह शांत है और एक नायिका के रूप में आगे चल करके चित्रण किया है, लेकिन जब और आगे उसके वस्त्रों का भी चित्रण किया है, किंतु जब कोई वस्त्र पहन करके लेटता है तो वस्त्रों में सिकुड़न आ जाती है। कवि ने उस चीज को यहाँ पर दर्शाना चाह रहा है। वह कह रहा, साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर ससकी रेशमी विभा से भर, सिमटी है बरतुल मृदुल लहर। बरतुल गोलाकार, मृदुल कोमल, रेशमी विभा रेशमी कांति आभा से भरी हुई, सिमटी सिकुड़ी हुई हैं। अब जो लहरें उठ रही हैं और फिर आगे की तरफ गति कर रही हैं तो उसमें एक सिकुड़न हो रही है। तो कवि कह रहा है, उस लहरों को कवि उस गंगा नदी की साड़ी या वस्त्रों को की तरह देख रहा है जो लेटने के कारण सिकुड़ी हुई हैं। तो कवि कह रहा है कि उसके गंगा नदी की जो लहरें हैं उसकी साड़ी की सिकुड़न की भांति वह चंद्रमा की रेशमी आभा से भरी हुई वह गोलाकार और कोमल लहरें उसी प्रकार सिमटी हुई सिकुड़ी हुई सुशोभित हो रही हैं। बच्चों, व्याख्या के अंश में इतना ही। रस आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रृंगार रस से युक्त वर्णन है, लेकिन शांत रस का भाव भी यहाँ पर देखने को तो मिल रहा है, इसलिए शांत और श्रृंगार रस का मिश्रण है। भाषा शुद्ध साहित्यिक, खड़ी बोली, कोमल कांत पदावली, छायावादी गीत तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। और बच्चों, आज के व्याख्या के अंश में बस हम इतना ही छंद देखेंगे, पुनः बाकी के छंदों के साथ अगले अंक में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।